आज सुनिए शिवानी जी के प्रसिद्ध उपन्यास मायापुरी का भाग 5। दुर्गा साहा की युवा विधवा पुत्रवधू प्रसिद्ध बाबा की भक्तिन थी। उसे ही लक्ष्य कर भद्दी बातें कहकर रुक्की को बड़ी शांति मिली। गदाधर माँ के नूतन गृहयुद्ध में भाग लेकर नाक की चोट भूल गया था। क्यों बोलेगी अब चुट्टी हरामजादी खसम खानी, कहकर विजय गर्व से रुक्की पुनः रण क्षेत्र में गरजी। क्यों रे गदाधर, क्यों मारा इस हरामी ने तुझे? केदार दत्त जी और रामी भीतर चले गए थे। शोभा पानी का लोटा रखने के बहाने उठकर चौके में चली गई। गदाधर ने माँ को जो घटना सुनाई वो कुछ इस प्रकार थी। दफ्तर से लौटते समय रामी कहीं से किसी मित्र की एक साइकिल ले आया। काठ के बरामदे में वो उसी साइकिल को चलाकर दिखा रहा था। सामने शोभा दीदी बैठी थी, वो देख नहीं रही थी। इसी से मामा ने दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलाना आरंभ कर दी। शोभा दीदी हंसने लगी। रामी मामा ने साइकिल मोड़ी, इधर गदाधर तौलिया लेने आया। साइकिल में सवार उस पर चढ़ गई। उसकी यही आदत तो जन्म भर नहीं जाएगी, दांत पीस कर रुक्की बोली। जहाँ कोई लड़की देखी तो सिर नीचे और पैर ऊपर कर लेगा। 2 दांत भी टूट जाते तो मुझे बड़ी खुशी होती, और भला उन शोभा महारानी को ही हंसने की क्या पड़ी थी। अब कहाँ है वो नटका बच्चा? रामी पीछे के रास्ते से उतर कर चला गया था। आज शोभा के सम्मुख उसका घोर अपमान हुआ था। अब वो कैसे उसे मुंह दिखाएगा? संध्या को वो शोभा को कहीं नहीं दिखा तो करुणा से उसका हृदय भर आया। जाते समय उससे मिल भी नहीं पाई। ईस्ट लेन ऊंचे आयार पाटा के वक्ष स्थित पर एक विशाल बंगला था। ये रहा ईस्ट लेन। फूलों से घिरे एक लाल प्रसाद की ओर लक्ष्य करके केदार दत्त जी बोले। बंगले में विचित्र कक्ष गवाक्ष बने थे। नीले झालरदार रेशमी पर्दों से ढकी खिड़कियों पर डूबते सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। इतनी ऊंचाई पर स्थित एकांत निर्जन बंगला, जिसमें उसे आत्मीय परिजनों से दूर अपनी वयस से दुगनी वयस की महिमामयी रानी के साथ रहना होगा, सोचते ही शोभा को सहसा भय हुआ। एक गोरी चिपटे मुंह की युवती ने आकर उसकी अभ्यर्थना की। आइए आइए हुजूर, सरकार ऊपर हैं। वो हाथ जोड़कर बोली। दासी की रेशमी साड़ी और मखमली चप्पल देखकर शोभा को अपनी वेशभूषा की हीनता ज्ञात हुई। सीढ़ियां पार करके दोनों गोल कमरे में पहुंचे। गहरे लाल मखमली पर्दों से ढके कमरे में बड़ी बड़ी रानी एलिजाबेथ के ज़माने की कुर्सियों पर गुदगुदे चीनी कुशन रखे थे। सोफे पर एक छोटा झबरा कुत्ता सो रहा था। दीवार पर पाश्चात्य शैली में अंकित एक नग्न स्त्री का तैल चित्र टंगा था। अपने गहन सुनहरे केशपाश से वो अपने नग्न सुडौल वक्षस्थल को ढकने का प्रयत्न कर रही थी। चित्र इतना सुंदर था कि शोभा मुग्ध होकर उसे निहारने लगी। केदार दत्त जी भीतर रानी के पास गए थे। शोभा कमरे की प्रत्येक वस्तु को ठगी सी देख रही थी। बीच की मेज पर एक सोने के धूपदान में धूप जल रही थी। कमरे का पर्दा खोलकर केदार दत्त जी के साथ रानी जी ने प्रवेश किया। बैठो बा, मृदु शांत स्वर में चौंक कर शोभा ने हाथ जोड़े। हंसती हुई रानी जी की दिव्य मूर्ति सहसा उसके भयांधकार में विद्युत सी चमकी। स्थूलांगनी रानी जी का स्वर सुनते ही झबरा कुत्ता कूद कर उनके पैर चाटने लगा और उनके सोफे पर बैठते ही उनकी गोद में चढ़कर बैठ गया। उसे प्यार से सहलाकर रानी जी बोली, कहिए केदार दत्त जी, इतनी दूर एकांत में आपकी भांजी का मन तो लग जाएगा ना? मन नहीं लगेगा सरकार, आपके चरणों में रहेगी ये तो उसका सौभाग्य होगा। शोभा ने पहली बार रानी जी को भली प्रकार देखा। उनकी मांसल गोल गोरी कलाइयों पर हीरे के बहुमूल्य कंकड़ जगमगा रहे थे। काले काले बालों की पत्तियां काट काट कर बड़े यत्न से शुभ्र ललाट पर गोंद सी चिपकाई सी लग रही थीं। गोरी गोल ठुड्डी के नीचे ही एक दूसरी गोल मटोल ठुड्डी सी थी। छोटी सी नाक पर हीरे की लौंग चमक रही थी। अंगुलियों में माणिक विद्रुमाद की अंगूठियाँ। कमरे में मखमली लाल पर्दों की रक्तिम आभा उनके गौर स्फटिक से चरण युगल पर पड़ रही थी। मैं चलता हूँ सरकार, इसे आपको सौंप कर। आज मेरी आत्मा को कितनी शांति मिली, मैं आपसे क्या कहूँ। आप निश्चिंत रहिए पंडित जी, इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। शिवकली, मीठे गले से रानी ने अपनी प्रिय दासी को पुकारा। स्वच्छ साड़ी का आंचल संभालती चांदी का चंवर लिए शिवकली आ गई। उज्जवल गौर वर्ण की नेपाली शिवकली की कलाइयों पर अन्य दासियों की भांति बहुमूल्य कंकड़ थे। शिवी, मिस जोशी को इनका कमरा दिखा दो।
शिवकली शोभा को अनेक कमरे पार कर जिस कमरे में ले गई वो चारों ओर से गोल समर हाउस जैसा था। दक्षिण की ओर खुली खिड़की से चाइना पीक के नीचे बुक हिल की लाल छत स्पष्ट दिख रही थी। दूसरी खिड़की से ताल पर छोटी नावें बत्तख सी तैरती दिखती थीं। एक बहुत बड़े जहाज से पलंग पर रेशमी बिछावन बिछा था। उस पर रखे दो ऊंचे रेशमी तकियों पर धुले बगुले के पंख से गिलाफ चढ़े थे। दीवार पर सूली पर टके ईसा का एक चित्र टंगा था। रुक्की के तखत के दुर्गंधमय गद्दे का स्मरण आते ही शोभा को लगा जैसे वो सहसा स्वर्ग में पहुंच गई हो। चारों ओर खिड़कियों से घिरा वो कमरा हवादार भी बहुत था। पिएंगी दीदी? शिवकली ने हंसकर सोने का सिगरेट केस खोलकर शोभा की ओर बढ़ाया तो वो चौंक कर पीछे हट गई। नहीं नहीं। उसको सिगरेट से इतना चौंकते देख आनंदी शिवकली उच्च स्वर में हंस पड़ी। तुम कपड़ा बदल लो दीदी, फिर चाय की मेज पर चलना होगा, वो बोली। शोभा क्षण भर को धर्म संकट में पड़ गई। कपड़े? अपनी 2-3 मोटी धोतियां वो थैले में ले तो आई थी, पर उस विशाल प्रासाद के वैभव में वो पैबंद किस साहस से लगाए? उसे छोड़कर शिवकली बाहर चली गई। गुसलखाने का द्वार खोलकर पुनः वैभव एवं विलास का स्पर्श हुआ। स्वच्छ झकझक करती संगमरमर की मेज पर चांदी की साबुनदानी में नई साबुन की टिकिया थी। कई छोटी छोटी शीशियों में सुगंधित बाथ साल्ट था। एक धुली तौलिया लटक रही थी। उसने हाथ मुंह धोया। द्वार खोलकर कमरे में आई तो बिस्तर पर सिल्कन पेटीकोट, ब्लाउज और एक नई मैसूर सिल्क की साड़ी रखी थी। एक मखमल के केस में एक जोड़ी मगरमच्छ बने कड़े और एक मूंगा जड़ी सोने की अंगूठी थी। वो थोड़ी देर तक एकटक देखती रही। बहुत दिन पहले बचपन में पढ़ी सुखिया दुखिया की कहानी का स्मरण हो आया, जब रुई तूनती सुखिया को चंद्रमा निवासिनी बुढ़िया ने गहने कपड़ों से लाद दिया था। वो अवाक अपने नूतन ऐश्वर्य को देख रही थी कि हंसी से कमरा गुलजार करती शिवकली आ गई। देखता क्या है दीदी, ये आपका है, जल्दी पहनो, फिर रानी जी के साथ चाय पिएगा। टाइम क्या है देखो तो जरा, कह उसने अपनी कलाई की रोलेक्स घड़ी शोभा की ओर कर दी। ये क्या, उसे घड़ी देखना भी सच नहीं आता होगा या बन रही है? पर उन सरल आंखों में बनावट नहीं थी, सिर्फ व्हाट इज़ द टाइम रूपी प्रश्न ही था। घड़ी सा चपटा मुंह हंसी से और फैल गया। शिवकली की सूरजपूर्ण वेशभूषा, कटे बाल, हाथ की घड़ी देखकर कोई भी उसे उच्च शिक्षिता समझने की भूल से वंचित न रहता, किंतु मुंह खोलते ही भूल समझने में देर न लगती। 5 बजे हैं, शोभा बोली। शिवकली ने कटी भौहें उठाईं। जल्दी कपड़ा पहनो दीदी। विवश होकर शोभा ने कपड़े बदले, ढीले बालों को लपेटकर जूड़ा बना लिया। शिवकली से बोली, चलो अब कहाँ चलना होगा? ड्रेसिंग टेबल की ओर उंगली दिखाकर शिवी बोली, उधर। पाउडर लगाओ, क्यूटेक्स पिटिक्स अर्थात लिपस्टिक। उसके कहने के ढंग पर शोभा को हंसी आ गई। मेज की ओर बढ़कर उसने अपने प्रशस्त गौर ललाट पर एक कुमकुम की छोटी सी बिंदी रख ली। शिवकली आश्चर्य से मुंह फाड़े उसके निराभरण श्रृंगार विहीन सौंदर्य को एकटक देख रही थी। कुमकुम की एकमात्र बिंदी ने शोभा के सौंदर्य को द्विगुणित कर दिया था। शोभा को लेकर शिवी चाय की मेज पर गई। गोल मेज पर 2 कुर्सियां लगी थीं। एक पर बहुमूल्य सितारे टकी नायलॉन की साड़ी पर कश्मीरी शाल ओढ़े रानी जी बैठी थीं। शोभा दूसरी कुर्सी पर बैठ गई थी। रानी जी बड़ी देर तक उसकी ओर ऐसी प्रशंसापूर्ण मुग्ध दृश्य से देखती रहीं कि वो लज्जा से लाल हो गई। चाय के प्याले में चम्मच चलाकर रानी जी बोली, मिस जोशी, तुम्हें आज मेरे साथ क्लब चलना होगा। शिवी, बीबी जी को मेरी चाबी दे देना। जी सरकार, कहकर शिवी चंवर डुलाती रही। रानी अल्प भाषणी थीं, किंतु उनकी सरल स्निग्ध हंसी सर्वदा उनके मुंह पर विराजती रहती। उनकी उपस्थिति ही शोभा को अभयदान दे रही थी। उसे लगा जैसे कड़ी धूप के पश्चात वो किसी विशाल बरगद की शीतल छाया में बैठ गई हो। चाय पीकर वो अपने कमरे में आई। पीछे पीछे शिवकली भी आ गई। दीदी तुम तैयार हो लो, क्लब का टाइम तो हो गया है, डांडी आती ही होगी। तैयार? शोभा की आंखें आश्चर्य से उठ गईं। अभी तो तुम्हारे सामने तैयार हुई हूँ। हा हा हा, शिवकली अपने चपटे मुंह को और भी फैलाकर बोली, इस ड्रेस में आप क्लब जाएगा? धामपुर का रानी, पीलीभीत का रानी, डूंगरगढ़, धर्मपुर सबका रानी लोग आएगा, आप ऐसी ऑर्डिनरी साड़ी में जाएगा? दीदी आज तो हुजूर अभी आपको नया ड्रेस देगा। शोभा को पहली बार लगा
जैसे अब उसकी अपनी इच्छा अनिच्छा कुछ भी नहीं रही। वो एक रानी की कृत दासी मात्र है। उसके कुछ कहने से पूर्व ही रानी जी की दक्षिणी दासी कुरम्मा एक ब्राउन बैग में उसकी नूतन साड़ी लेकर आ गई। सरकार ने कहा है आप ये साड़ी बदलकर जल्दी ही उनके कमरे में आ जाइए। शोभा ने थैला लिया। देखूं देखूं कहकर चंचल शिवकली ने थैला खोलकर साड़ी निकाल ली। कांजीवरम की मयूरखंडी साड़ी का सुनहला पल्ला चमक उठा। देखा हम क्या बोला था, कितना सुंदर साड़ी है। अत्यंत अनिच्छा से उस भड़कीली साड़ी को पहनकर शोभा दर्पण के सम्मुख खड़ी हुई। बालों में कंघी फेर कर वो बाहर निकल आई। रानी जी अपने कमरे में तैयार होकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। किसी विदेशी सेंट के तीक्ष्ण सुगंध से कमरा महक रहा था। रानी जी की बैम्बर्ग जॉर्जेट की बड़ौदा जरी चकमका रही थी। उनके काले घुंघराले बालों में कुरम्मा ब्रश कर रही थी। शोभा ठिठक कर द्वार पर ही खड़ी रह गई। शोभा का प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ा। रानी उसे देखकर बोली, वाह बहुत सुंदर, जरा इधर तो आना। लजाती शोभा आगे बढ़ी। अपना पफ लेकर रानी जी ने उसके रक्तहीन कपोलों पर फेर दिया और रूज लगाने को बढ़ी तो शोभा पीछे हो गई। क्षमा कीजिए, मैंने ये कभी नहीं लगाया। ओह, हंसकर रानी जी ने कहा, पर इसके बिना तो तुम बहुत ही एनीमिक लगोगी मिस जोशी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। बाहर दो डांडियाँ खड़ी थीं। एक पर रानी जी बैठ गईं, दूसरी पर शोभा। शोभा के पैर थरथरा रहे थे। इतनी घबराहट उसे मंत्री जी के पुत्र के जन्मदिन की पार्टी पर भी नहीं हुई थी। यह दिमाग में कहीं मामा जी या रुक्की मिल जाए तो। बोट हाउस क्लब के पास आकर डांडी रुक गई। रानी जी उतरी और शोभा को साथ लेकर भीतर गईं। आहा रानी जी, कहकर एक रंग पाउडर से पुती अधेड़ सी महिला ने रानी जी को खींचकर अपने सोफे पर बिठा लिया। महिला के आधे बाल सफ़ेद और आधे खिंचाव से रंगे थे। सफ़ेद बाहों को पेंसिल से यथाशक्ति संवारा गया था। बिना बाहों की चोली के नीचे झुर्री पड़ी कमर अनावृत थी। लेडी सक्सेना, रानी जी बोली। शोभा ने दोनों हाथ जोड़े। अब तक लेडी सक्सेना ने शोभा को नहीं देखा था। मुड़कर उसने शोभा को खींचकर अपने पास बिठा लिया। रानी साहिबा, आपकी रुचि की प्रशंसा करना ही व्यर्थ है। आपकी तो हर चीज़। सेक्रेटरी भी ढूंढी तो शी इज़ अ पोएम। बैठो बेटी। जी, लजाकर शोभा ने कहा। लेडी सक्सेना का मोटा कंठ स्वर आसपास की मेजों तक पहुंच गया। मिस्टर करमचंद, राजा साहब डूंगरपुर आदि भी रानी साहिबा को बधाई देने लगे। वी मस्ट एडमायर योर टेस्ट रानी जी। उन रंगी पुती आकृतियों ने उसे क्षण भर में ही अपने तराजू में तौल सा लिया। ये देख शोभा लज्जा से लाल हो गई। उस सर्वथा अपरिचित वातावरण में उसका दम घुटने लगा। उसे अपने गांव के खेत खलिहान, प्रधान दादी का झुर्री पड़ा सरल मुखड़ा, मौला बख्श की स्नेहाद्र आंखें स्मरण हो आईं। गिद्ध सी भूखी दृष्टि से उसे देखकर मिस्टर करमचंद बोले, मिस जोशी इंटरेस्टेड इन ब्रिज? नो थैंक्स, कहकर शोभा उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। मिस्टर करमचंद फिर अपनी मेज पर चले गए। किसी भी व्यक्ति को देखकर शोभा पहले इतनी भयभीत नहीं हुई थी। 6 फुट लंबा करमचंद नैनीताल का प्रसिद्ध ठेकेदार था। क्लब में उसकी लोकप्रियता का अंत नहीं था। राजा साहब का अनन्य मित्र होने के नाते रानी जी को भाभी कहा करता था। उसकी भूरी मूछें बड़े यत्न से सर्वदा नई दुल्हन सी कसी संवरी रहती। अंगुलियों में बादाम के आकार का हीरा चमककर देखने वालों की दृष्टि उसके भयावने आकर्षक व्यक्तित्व की ओर बरबस खींच लेता। उसकी तीखी नाक के नीचे 2 मोटे उठे होंठ उसके विलासी स्वभाव का स्वतः परिचय देते। उसके चौड़े माथे पर एक तीखा घाव था जो उसके चेहरे को और भी क्रूर बना देता था। कपड़े पहनने में उसके जोड़ का व्यक्ति सहज में मिलना कठिन था। किसी दिन वो बहुमूल्य हैरिस ट्वीड के कोट में आता तो दूसरे दिन हैदराबाद की चूड़ीदार शेरवानी और मछली बने चूड़ीदार में। हाथ की घड़ियों में ट्यूडर और ओरिस नित्य बदलती रहती। उसके वैभव का अंत नहीं था। सामान्य सी ठेकेदारी से अब वो आधे नैनीताल के बंगलों का मालिक था। क्लब का नारी वृंद उसके आसपास भंवरों सा मंडराता। आज ये नवीन रूप गर्विता शोभा उसका अपमान कर खिड़की पर खड़ी हो गई। वो भी उधर ही जाने लगा तो मुखरा लेडी सक्सेना बोली, करमचंद, लगता है आज ब्रिज जम नहीं रहा है, क्यों? यू नो लेडी सक्सेना, बहुत ही निर्लज्ज हंसी हंसकर करमचंद बोला, आप जानती ही हैं कि जीवन भर मैं सौंदर्य और अच्छी पुस्तकों का प्रशंसक रहा हूँ। अब आज फिर ब्रिज बेचारी कैसे जमे? ओहो हो।
कहकर लेडी सक्सेना उसकी हास परिहास रसिकता पर हंसते हंसते दोहरी हो गई। शोभा अनमनी सी खिड़की पर खड़ी थी। रानी साहिबा और लेडी सक्सेना में घुट घुट कर बातें होने लगीं। लेडी सक्सेना का कंठ स्वर शोभा के कानों में आया। वो अपने स्वभावानुसार किसी पर कैंची चला रही थी। लड़की की शादी एम्बेसडर से क्या हो गई रानी साहिबा? मिसेस दस्तूर अब आसमान पर उड़ी जाती हैं। सच पूछिए तो मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। उसका बाप था डिप्टी कलेक्टर, पर आपको तो पता ही है मेरे पिता आईसीएस, दादा आईसीएस, नाना आईसीएस, तीन आईसीएस का रक्त है मुझ में। पर ये 3 कौड़ी की मिसेस दस्तूर, डिप्टी की लड़की, कंसीटेड फूल। हाथ के बैग को बेरा की ट्रे पर पटक कर वे रानी साहिबा के कान में कुछ कहने लगी। बाहर अंधेरा हो आया था। खड़ी खड़ी शोभा ताल पर चलती नावों को देख रही थी। एक इंद्रधनुषी आंचल से आकर्षित होकर उसने दृष्टि फेरी। सविता और सतीश। वो बिजली की गति से तड़प कर खिड़की से हट गई। धीरे धीरे ताल की रहस्यमय नीलभ शुभ्रता में नाव की नवल नील रेखा घुल मिल गई। शोभा को संदेह नहीं रहा, वे सतीश और सविता ही थे। एक असीम वैराग्य से म्लान नैनीताल की गोधूली ने सहसा शोभा को चिंतातुर बना दिया। जिस मोह की डोर को प्राण प्रण से तोड़कर चली आई थी, वही मोहपाश उसे फिर क्यों जकड़ रहा है? अपने हृदय के विचार को धिक्कार कर उसने मन ही मन युगल दंपति पर शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी। सविता की मांग का सिंदूर अक्षय हो, उसकी गोद संतान धन संपदा से परिपूर्ण हो। खिड़की के पास खड़ी खड़ी वो भूली गई थी कि वो क्लब में खड़ी है और क्लब के कितने ही सदस्यों की आश्चर्य विस्फारित दृष्टि उसी पर निबद्ध है। मिस जोशी, डांडी मंगवा लो। रानी जी के कंठ स्वर से वो चौंकी और बाहर जाने को उठी। आप कष्ट ना कीजिए, मैं अभी ले आता हूँ, कहकर करमचंद बाहर चला गया। लेडी सक्सेना रानी साहिबा के कान में कुछ कहकर उच्च स्वर में हंसी। शोभा लाल हो गई। वो समझ गई कि उसी को लेकर कुछ आलोचना हुई है। डांडिया आते ही एक में रानी जी बैठ गई, दूसरी डांडी में शोभा। गढ़वाली कुली पसीना पोंछते डांडी चढ़ाई पर लिए जा रहे थे। उनके मिले जुले कदमों से संगीत में शब्द नपे तुले से निकल रहे थे। रानी जी की डांडी कभी कभी आगे निकल जा रही थी। मन ही मन शोभा भयभीत हो रही थी कि कहीं सतीश और सविता न मिल जाएं। गहन अंधकार को चीर कर जब उसकी डांडी बंगले तक पहुंच गई तो उसने शांति की सांस ली। गेट पर ही हंसते हुए शिवकली खड़ी थी। आ गया दीदी, कौन कौन आया था क्लब में? उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा। क्लांत हंसी हंसकर शोभा बोली, शिवी मैं बहुत थक गई हूँ, अभी बतलाती हूँ। अपने कमरे में जाकर उसे बड़ी शांति मिली। भारी साड़ी खोलकर उसने सूती धोती पहन ली, हाथ मुंह धोकर पलंग पर लेट गई। करमचंद का भयावह चेहरा बार बार उसकी आंखों के सम्मुख आ जा रहा था। दूसरे क्षण सविता और सतीश का ध्यान आते ही वो व्याकुल हुई जा रही थी। खाना लग गया दीदी। वो चौंक कर उठ बैठी। मेज पर 2 चांदी के थालों में खाना लगा था। छोटी छोटी चांदी की कटोरियों से नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध आ रही थी। रानी जी शॉल ओढ़कर वहाँ बैठी उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। हेलो मिस जोशी, क्लब में तुम्हारी तबीयत नहीं लगी ना? पुअर डियर, कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा ना लगे तो कल से घर पर ही रहना। शोभा की जान में जान आ गई। भय से कांपती वाणी को संयत कर बोली, धन्यवाद, यह आपकी बहुत कृपा है। मैं आज तक कभी क्लब में नहीं गई हूँ। उस दिन से शोभा को क्लब से मुक्ति मिल गई। घर पर ही वो रानी जी के कितने ही छोटे मोटे कामों में लगी रहती। धीरे धीरे उसे अपने काम का पूरा ज्ञान हो गया। कब रानी जी के लिए चाय का ऑर्डर देना चाहिए, कब कॉफ़ी का, कब उन्हें उपन्यास पढ़ना पसंद है तो कब वे ड्रिंक लेती हैं। शोभा से रानी जी बहुत प्रसन्न भी थीं। अभी कुछ ही दिन बीते थे, पर इसी बीच वो उसे कई बहुमूल्य नई साड़ियाँ उपहार में दे चुकी थीं। चाइनीज शू मेकर चिंग ली स्वयं आकर उसके पैरों का नाप ले गया था। नैनीताल का प्रसिद्ध ड्रेस मेकर हरिचंद 3 दर्जन ब्लाउज सीकर ले आया था। शुद्ध दूध, घी और मक्खन की भी बंगले में कोई कमी नहीं थी। फिर रानी जी स्वयं अपने सामने बैठाकर उसे खिलाती थीं। क्लब में थोड़ी देर ही सतीश को देखकर शोभा अशांत हो उठी थी। पुनः उसे कहीं भी न देखकर वो निश्चिंत हो गई। हो सकता है वो सतीश ना हो। एक दिन वो रानी जी से छुट्टी लेकर मामा से मिलने गई। उतरते उतरते संध्या हो आई। परिचित गृह के द्वार पर क्वीनी बैठी थी। उसे देखते ही वो कूं कूं कर पैरों पर लौटने लगी। उसी का स्वर सुनकर रुक्की बाहर निकल आई और शोभा को देखकर क्षण भर में तो अवाक ही रह गई। ये वही लड़की है जो 1 माह पूर्व उसके चौके में गिलास धोया करती थी।
चंदन की काठी सी देह, सिर से पैर तक सोने सी दमकती उज्ज्वल कांति। रुक्की को अलौकिक अपार्थिव सौंदर्य नितांत अपरिचित सा लगा। गदाधर भी बाहर आया और शोभा की ओर देखकर ऊंचे स्वर में गा उठा, उलझे उलझे बाल, हाथ में रेशम का रुमाल, ओ तेरा क्या कहना। हंसकर शोभा ने मामी के पैर छुए। मामी, क्या इस बीच मुझे नहीं पहचान रही हो? लंबी सांस खींचकर रुक्की बोली, इसे कहते हैं भाग्य। अभी कल तक मक्खियां भिनकती थीं और आज? भला तू ही कह गदा, कौन पहचानेगा इसे? शोभा ने हाथ की टोकरी गदाधर को दे दी और कहा, ले गदा, तूने कहा था ना मिठाई लाना। टोकरी में 10-15 रुपए की मिठाई और सेब देखकर ईर्ष्या से जली भुनी रुक्की का पारा उतर गया। गदाधर खड़े खड़े मिठाई फांकने लगा तो रुक्की ने उसके हाथ से टोकरी छीन ली। सुअर, पहले जन्म में जोक रहा होगा, दलित दर कहीं का। निकाल मुंह से लड्डू, आधा मुन्नी को दे दे। गदाधर ने माँ का अप्रीतिकर प्रस्ताव सुनकर शीघ्रता से लड्डू निगल लिया और मुन्नी भाई के इस अन्याय से क्षुब्ध होकर तार सप्तक में रोने लगी। दोनों भाई बहनों को वहीं छोड़कर रुक्की टोकरी लेकर भीतर चली गई। शोभा सीढ़ी पर ही खड़ी रही, चूंकि मामी का ये स्वागत उसके लिए नई बात नहीं थी। नमस्कार, अंदर आइए, बाहर ही क्यों खड़ी हैं? रामी का स्वर सुनकर वो भीतर गई। मैं तो सोच रहा था कि आप हमें भूल ही गईं। शोभा अपनी साड़ी के नवीन संग्रह में से सबसे साधारण एक सूती गुलाबी साड़ी पहनकर आई थी, पर जल्दी में वो हाथ के कंकड़, अंगूठी और कर्णफूल उतारना भूल गई थी। इधर रानी जी की स्नेहमयी छत्र छाया में उसकी सूखी देह लता श्रावण के वर्षा में पनपी वनलता सी पल्लवित हो उठी थी। केश एक ही वेणी में गूंथे होने पर भी शिवकली के कुशल हाथों द्वारा बड़ी दक्षता से गूंथे गए थे। प्रशस्त ललाट पर रोली की छोटी बिंदी कामदेव की विजय पताका सी लहरा रही थी। घनी लंबी पलकें और भी चिकनी लग रही थीं। चंपक पुष्प सी कोमल पतली उंगलियों से शोभा ने माथे का पसीना पोंछा और मृदु कंठ से बोली, आप लोगों ने भी तो मेरी सुधि नहीं ली। रामी इस स्नेहपूर्ण उपालंब से गदगद हो उठा। कीचड़ से लथपथ पिस्सुओं से बदन खुजलाती क्वीनी को झट से गोद में उठाकर उसके बाल सहलाने लगा। वाणी भावनाओं की बाढ़ में बह गई। कांपते गले से बोला, आई एम सो सॉरी, सो वेरी वेरी सॉरी। क्षण भर को प्रेम का आकस्मिक अद्भुत दान पाकर क्वीनी लपक कर रामी का मुंह चाटने लगी। रुक्की इसी बीच अपनी पूर्ण बाल सेना सहित आ गई और कर्कश स्वर में गरज कर बोली, अरे ओ रमिया, कुतिया से मुँह ही चटवाएगा या कुछ काम भी करेगा? जा 2 आने की चीनी तो ले आ। लजा कर रामी क्वीनी को गोदी से उतारकर चीनी लेने चला गया। चाय का पानी चढ़ाकर रुक्की शोभा के पास बैठ गई और उसके गहने देखने लगी। राम कसम, 10 तोले से कम के नहीं होंगे। क्या हमेशा के लिए तुझे ही दे दिए हैं? पता नहीं मामी, संकुचित होकर शोभा बोली। एक तेरे मामा भी हैं। जन्म इन रानी जी के यहाँ पूजा पाठ करते बीत गया, कभी आधे तोले की अंगूठी भी नसीब नहीं हुई। लंबी सांस खींचकर रुक्की बोली, माँ चाय का पानी उबल गया, जल्दी आओ। गदाधर का लाउड स्पीकर बज उठा। मरे ये पानी रखते ही उबलने लगा। 2 मिनट कहीं निश्चिंत होकर बैठूं, ये भी तो भाग्य में नहीं बधा है। बड़बड़ाती रुक्की उठ गई। पानी के अति शीघ्र उबलने पर उसकी बड़बड़ाहट तो बहाना मात्र थी। आज वो शोभा का राजसी वेश देखकर मन ही मन जली भुनी जा रही थी। रामी चीनी लेकर आ गया। 2 आने की चीनी की पुड़िया रुक्की के क्रोध का द्वितीय लक्ष्य बनी। करम फूटा नासपीटा बनिया, देख तो जरा 2 आने की क्या चीनी दी है, चिड़िया की बीट। किस लोक में इसका भला होगा? देखना मेरी आंखों के सामने इसके कीड़े ना पड़े तो कहना। बनिए का विधि पूर्वक श्राद्ध कर रुक्की चाय बनाने चली गई। कमरा उसके कटु गर्जन तर्जन के बाद एकाएक शांत हो गया। रामी फिर शोभा के पास आकर बैठ गया। आप तो कभी फ्लैट पर, मतलब मैदान में भी नहीं दिखती, क्या कम उतरती हैं? नहीं तो उतरती तो हूँ, पर प्रायः दोपहर को। रानी साहिबा संध्या को क्लब जाती हैं, पर मैं नहीं जाती। रुक्की चाय लेकर आ गई। दीदी को देखते ही रामी भय से सीधा होकर बैठ गया। चाय से लकड़ी की दुर्गंध आ रही थी। रानी साहब के यहाँ बढ़िया चाय पीने की अभ्यस्त शोभा चुपचाप उसी चाय को पीने लगी। बाहर अंधेरा हो आया था। चाय पीकर शोभा बोली, मामी अब मैं चलती हूँ, बड़ी देर हो गई है, फिर कभी आऊँगी। रामी उसे बाहर तक पहुँचाने आया। कहिए तो मैं ऊपर तक छोड़ आऊँ, आप अकेली कैसे जाएंगी? नहीं, आप कष्ट न करें, मैं डांडी ले लूँगी। शोभा ने रानी जी से 6 बजे तक लौटने को कहा था। 7 बज चुके थे। वो तेज तेज कदमों से चलने लगी। स्लीपी हॉलों से
रानी जी के बंगले का मार्ग निर्जन तथा बीहड़ था। पास में कोई डांडी भी नहीं दिख रही थी। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों से बचने के लिए उसने साड़ी घुटनों तक समेट ली और सिर आंचल से ढक लिया। वॉट ए ब्यूटीफुल काफ्स मिस जोशी, अर्थात मिस जोशी आपके पैर कितने सुंदर हैं, वाह। सुनकर शोभा सिर से पैर तक कांप उठी। अचकचाकर उसने घुटने तक उठी साड़ी छोड़ दी। मिस्टर करमचंद अपने ऊंचे अल्सेशियन को लेकर उसी के पास आ गए। भागिए मत मिस जोशी, मैं क्या भेड़िया हूँ जो आपको खा जाऊँगा। मैं सचमुच आपकी सुंदर काफ्स की प्रशंसा कर रहा था। सुंदर वस्तु को सुंदर कहने में क्या दोष है, आप ही बताइए। शोभा चढ़ाई में चढ़ने से बुरी तरह हाँफ रही थी, साथ ही भय से उसके हृदय की धड़कन कानों में बज रही थी। उसमें पशु से भी भयंकर मनुष्य की ओर आंखें उठाकर देखने का भी साहस नहीं था। अंधेरा क्रमशः बढ़ता जा रहा था। वर्षा से भीगकर उसकी पतली चंदेरी साड़ी बदन में चिपक गई थी। अपनी बाँह उसकी ओर कर निर्लज स्वर में मिस्टर करमचंद बोले, टेक माई आर्म्स मिस जोशी, अर्थात मेरे हाथ का सहारा ले लीजिए। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, कहकर शोभा ने अपनी चाल और भी तेज कर दी। पर करमचंद अपने कुत्ते को साथ लेकर उसके पास तक पहुंच गया। बिजली की चमक से उसके अत्यंत निकट आने पर शोभा ने उसका भयानक क्रूर चेहरा भली भांति देखा। ब्रॉन्ज की प्रतिमा जैसा रूखा निर्दय चेहरा, उस पर अंगारे सी दहकती भूखे भेड़िए सी दो आँखें। वो सहम उठी। करमचंद ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर अपना फौलादी पंजा रखा ही था कि एक तरफ बच के साहब कहते अंधकार चीरती एक डांडी और 2-3 घोड़ों की टाप का शब्द हुआ। भय से अधमरी शोभा के प्राणों में साहस का संचार हुआ। डूबते को तिनके का सहारा मिला। वो छाता बरसाती से ढकी उसी डांडी और घोड़ों के पीछे भागने लगी। थोड़ी देर तक भौचक्का सा करमचंद अकेला खड़ा रहा, फिर बड़े जोर से हंसकर अकेला ही ऊपर की ओर चल दिया। डांडी के कुलियों की चाल का साथ देना कोई साधारण बात नहीं है। मशीन के वेग से वे डांडी को हवा में उड़ाए लिए जा रहे थे। साथ ही हटना भाई, एक तरफ बच के भैया का कर्कश स्वर भी वर्षा में गूंज रहा था। भीगती भीगती शोभा उन्हीं के पीछे दौड़ी जा रही थी। अंत में गढ़वाली कुली को उस पर दया आ गई। कहाँ जाएगा मेम साहब? मल्ली ताल, वो कांपते गले से बोली। लो मेरा छाता ले लो, भीग गया है। शिव शिव। शोभा को छाता थमा कर वो अन्य साथियों से बोला, जरा धीरे चलो भाई। उसके अन्य साथी बिगड़ गए। क्यों चले धीरे, अब भी दूसरा सवारी मिलेगा, क्लब का टेम है। निरुपाय शोभा ने उसे छाता लौटा दिया और पत्थर की बेंच पर थोड़ी देर सुस्ताने बैठ गई। वर्षा का वेग बढ़ता ही जा रहा था। सरल स्कंद स्पर्श करती शीतल बयार उसे बड़ी प्रिय लगी। अब वो कुत्ता नहीं लौटेगा। मल्ली ताल के घंटाघर की रोशनी चमक रही थी। उफ, किस भयानक घड़ी में वो आज घर से निकली थी। पत्तों की खड़खड़ से वो फिर चौंकी। 2 लाल ऊंचे घोड़े बरसाती से ढके सवारों सहित ठीक उसी के पास आकर रुक गए। पत्थर पर बैठी वर्षा में भीगती उसे देखकर ही उन्होंने लगाम खींच ली थी। आप तो पानी में भीग रही हैं, मेरा घोड़ा ले लीजिए, एक सवार ने विनय के स्वर में कहा और घोड़े से उतरने लगा। नहीं नहीं धन्यवाद, मैं चली जाऊंगी, कहकर शोभा उठ खड़ी हुई। उसका कंठ स्वर सुनते ही चौंक कर वो व्यक्ति घोड़े से उतर गया और शोभा के बिल्कुल पास आकर प्रायः चीख सा उठा, शोभा बाय लव, ये तो अपनी मार्बल है सतीश। अविनाश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस बीहड़ गहन अंधकार में वर्षा में भीगती पत्थर की बेंच पर अकेली बैठी थरथर कांपती शोभा। ओफो, तुम तो बुरी तरह भीग गई हो, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? शोभा ने मुड़कर देखा, उसका घोड़ा हिनहिना रहा था। सतीश डांडी आगे निकलती देख पहले ही चला गया था। वो केवल इतना ही देख पाया था कि अविनाश वर्षा में भीगती किसी युवती को भद्रतावश अपना घोड़ा दे रहा था। उसे भद्रता दिखाने का भी अवकाश नहीं था। सविता की डांडी बहुत आगे निकल चुकी थी। चलो चलो पहले होटल चलें, वहीं बातें होंगी। अपने सईस को घोड़ा थमाकर अविनाश ने शोभा से कहा। नहीं, मैं तो घर जाऊंगी, मुझे 6 बजे पहुंचना था। पता नहीं रानी साहिबा क्या सोच रही होंगी। मुझे आप क्या वहां तक पहुंचा देंगे? उसी बालक की सी सरल दृष्टि अविनाश का अंतस्थल स्पर्श कर गई। शोभा, कैसी रानी और कैसा घर, कहीं हमसे छिपाकर घर तो नहीं बसा लिया? हंसकर अविनाश ने कहा। मैंने नौकरी कर ली है। सिर झुकाकर शोभा ने ऐसे कहा जैसे बड़ा भारी अपराध कर लिया हो। नेपाल की एक राजवंश की महिला मेरे मामा जी की परिचित थी, उन्हीं के यहाँ मैं सेक्रेटरी हूँ। आज मामा जी के यहाँ गई थी, वहीं से लौटने में देर हो गई। जानती हो मेरे साथ दूसरा सवार कौन था? कुछ भी उत्तर न पाकर अविनाशी बोला, डांडी पर सविता थी और घोड़े पर सतीश।
वे दोनों राजभवन के अतिथि हैं, मैं मेट्रोपोल में हूँ। चलो, तुम मंजरी से भी नहीं मिलोगी क्या? क्या मंजरी भी आई है? अविनाश भैया, और क्या, अनदर सरप्राइज फॉर यू। तुम्हारे लिए एक और आश्चर्य समाचार, मंजरी अब मेरी परिणीता है। सच? आनंद के उमड़ते आंसुओं को शोभा रोक ही न सकी। चलो भी जल्दी अब, कहकर अविनाश शोभा का हाथ पकड़कर उसे एक प्रकार से खींचता हुआ होटल की ओर ले चला। रानी जी, शोभा ने विवश स्वर में कुछ कहना चाहा। मारो गोली रानी को, मेट्रोपोल से फ़ोन कर देना कि मेरी बहन आई है, लौट नहीं सकूंगी। वे दोनों जब होटल पहुंचे तो चिंता से आकुल मंजरी बाहर ही खड़ी थी। 10 बजने को थे और चीना पीक घूमने को गया अविनाश अभी तक नहीं लौटा। मंजरी को देखकर शोभा फिर काँप उठी। अंधेरे में पहले शोभा को मंजरी नहीं देख पाई, पर होटल द्वार पर लगे 100 पावर के बल्ब के प्रकाश में उसे देखते ही वो दौड़कर उससे लिपट गई। शोभा, तू कहाँ से आ गई? शोभा, सच क्या तू ही है? वर्षा में भीगता अविनाश 2 सखियों के अद्भुत मिलन को देख रहा था। मंजरी शोभा को खींचकर भीतर ले आई। ये शोभा ही है, वो बार बार उसे छूकर अपने आप को विश्वास दिला रही थी। उधर अवाक शोभा मंजरी को एकटक देख रही थी। मंजरी की मांग में सिंदूर की पतली रेखा, गले में पड़ा मंगलसूत्र उसे पहले की मंजरी से कितना भिन्न बना रहा था। मंजरी सोच रही थी, शोभा कितनी सुंदर हो गई है। वर्षा से भीगी अलकें उसके गोरे मुखमंडल पर यत्र तत्र भौरों से बिखरी थीं। उत्तेजना में उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके हाथों के कड़े, हीरे के कर्णफूल, सुंदर बहुमूल्य सुरुचिपूर्ण वेशभूषा सब उसके वैभवमय जीवन का परिचय दे रहे थे। तेरा ब्याह तो नहीं हो गया मार्बल? घबरा कर मंजरी ने पूछा। शोभा उसकी घबराहट देखकर जोर से हंस पड़ी। उसके गालों पर पड़ते सुनहरे गड्ढों को देखकर अविनाश के हृदय में एक टीस उठी। अभागा सतीश, आज वैभव के मद से उन्मत्त वो इस अलभ्य नारी रत्न को भूल बैठा है, पर क्या इसे देखने पर फिर भूल सकेगा? चलो शोभा, पहले भीगे कपड़े बदल डालो। मंजरी दौड़कर कपड़े ले आई। शोभा अपने कपड़े बदल कर आ गई। मंजरी ने उसके भीगे केश खोल दिए। उसके गले से लिपट कर बोली, सच मार्बल, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये तू ही है। कैसी निष्ठुर बनकर हमें छोड़ आई थी। मंजरी का उत्फुल्ल मुख विषाद से काला पड़ गया। उसने शोभा को आज भी उसके पलायन के लिए क्षमा नहीं किया था। अविनाश बैरे के साथ 3 थालों में खाना ले आया। बातों से तो पेट नहीं भरेगा, पहले खाना खा लो शोभा। मैं तुम्हारी रानी साहिबा से भी कह आया हूँ फ़ोन पर कि तुम कल तक आओगी। खाना खाकर तीनों बैठे ही थे कि मंजरी बोली, अरे शोभा, अब तो मिट्ठू भी बड़ा हो गया होगा। इलायची लेने को उठा शोभा का हाथ सहसा काँप कर रह गया। मंजरी और अविनाश के साथ आकस्मिक भेंट से शोभा का उत्फुल्ल हृदय म्लान हो गया। उसके अश्रुपूर्ण नयन देखकर मंजरी अवाक हो गई। ये क्या? मिट्ठू का नाम लेते ही शोभा की आंखों में आंसू क्यों? किंतु जब धीरे धीरे शोभा ने अपनी आपबीती उन्हें सुनाई तो मंजरी की आंखों से भी आंसू बह चले। अविनाश उठकर बाहर चला गया। तीनों भाइयों की आकस्मिक असामयिक मृत्यु, माँ का मस्तिष्क विकार और अंत में मृत्यु। बेचारी शोभा। अविनाश बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा था। उसे मन ही मन सतीश पर खींच उठने लगी थी। यदि वो अपनी धुन का पक्का होता तो क्या वो शोभा को पा नहीं सकता था? अब सविता के हाथ का पुतला बना उसके आंचल की डोर से बधी पतंग सा उड़ रहा है। विवाह में उसे तिवारी जी ने इतना दिया कि जनार्दन जी का ग्रह समुद्र गर्भ के रत्नों सा भर गया था। नई कार में पार्श्व में बैठी सविता को लेकर वो जिधर जाता लोग झुक झुक कर सलाम करते। राजभवन के राज्यपाल उसे बाहों में भर लेते। मंत्रीगण उसे बेटा बेटा कहकर पुकारते। दुर्बल हृदय सतीश उस बनावटी प्रेम और वैभव की बाढ़ से शोभा को ही नहीं, अपने माता पिता को भी भुला बैठा था। हाथ में सिगरेट फेंक कर अविनाश भीतर गया तो शोभा और मंजरी धीमे स्वर में बातें कर रही थीं। उसे देखते ही मंजरी हंसकर चुप हो गई। लगता है मेरी ही बातें हो रही हैं, अविनाश बोला। जी हाँ, मंजरी शासन के स्वर में बोली। आज हम दोनों इस कमरे में सोएंगी, आप अपना बिस्तर लेकर गैलरी में चले जाइए। जो आज्ञा सरकार। मैंने तो आपकी सेवा का व्रत लिया है। उस दिन वर्षा में गोद में लिए इतनी दूर चला आया था, गवाह आपके सम्मुख है। शोभा की ओर उंगली दिखाकर वो बोला। शोभा के उदास मुंह पर हंसी खेल गई। मैं तो उसी दिन जान गई थी मंजरी, वो लजाए स्वर में बोली। अच्छा, बड़ी छुपी रुस्तम निकली मार्बल। अच्छा भाई, मैं तो अपना बिस्तर लिए जा रहा हूँ। सखी के मिल जाने से अब बेचारे सखा की दुर्गति ही है। क्यों, क्या कहती हो शोभा?
आधी रात बीत चुकी थी। होटल के सब कमरों की बत्ती बुझ गई। मंजरी ने भी बत्ती बुझा दी और शोभा के पास आकर लेट गई। क्षण भर को दोनों को लगा जैसे वे लखनऊ के उस प्रिय परिचित कमरे में फिर पहुंच गई हैं। मंजरी सतीश के विवाह का पूर्ण विवरण सुना रही थी। जब भाभी का वर्ण कर अम्मा ने घूंघट पलटा तब मैंने सोचा, काश इस घूंघट के नीचे मेरी शोभा होती। शोभा के कानों में सतीश के विवाह की शहनाई का स्वर गूंज उठा। उसने अंधेरे में अपने धड़कते हृदय पर रजाई खींच ली। सतीश के प्रति एक अनजानी सी पीड़ा से वह स्वयं संकुचित हो उठी। राजभवन के किसी विशाल कक्ष में वो सो गया होगा। उसके पार्श्व में सविता होगी। शोभा सो गई क्या? नहीं तो सुन रही हूँ मंजरी। अपना ही कंठस्वर शोभा के कानों में अपरिचित सा लगा। और भैया के विवाह के कुछ ही दिनों बाद मेरी सगाई हो गई। उसका भी एक इतिहास है। अम्मा मेरे ब्याह के लिए कितनी उतावली हो रही थी तुझे पता ही है। एक दिन तिवारी जी ने अपने किसी परिचित एमपी के पुत्र की कुंडली पिताजी के पास भेजी। लड़का इंजीनियर था, उस पर तिवारी जी के परम मित्र का पुत्र। अम्मा ने तो कुंडली मिलते ही हाँ कर दी, पर पिताजी ने एकांत में मुझे बुलाकर पूछा, बेटा विवाह तेरा है और आज तक तेरी ही सम्मति नहीं ली गई। यदि आज मेरी शोभा होती तो मुझे तुझसे पूछना नहीं पड़ता, पर लज्जा संकोच छोड़कर मुझे बता बेटी, इस संबंध में तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है? मैं हाँ लिख दूँ? मैंने बड़ी जोर से गर्दन हिलाकर नहीं कहा और किसी भांति अपने आंसुओं के उमड़ते वेग को रोककर बाहर भाग गई। उसी समय नित्य की भांति पिताजी से मिलने अविनाश आ रहे थे। मुझे रोती देख झट मेरा हाथ पकड़कर बोले, क्या बात है मंजरी, रो क्यों रही हो? मैं अक्षर भर को अपनी शिक्षा, शील, संकोच सब भूलकर दोनों हाथों से मुंह ढककर और भी वेग से रो पड़ी। बड़ी चेष्टा से रुलाई रोककर मैंने इन्हें बताया कि मेरा विवाह किसी इंजीनियर से स्थिर हो रहा है। मैं ये विवाह नहीं करना चाहती। उस अंधकार में क्षण भर को मैं निर्भीक हो गई। मेरी ठुड्डी पकड़कर इन्होंने मुझसे पूछा, मंजी कहने में तो भय हो रहा है, किंतु यदि यही प्रस्ताव मैं करूं तो? मैंने कांप कर इनकी छाती में मुंह छिपा लिया। पिताजी की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। कहते फिर रहे थे कि घर ही में तो रत्न पड़ा था, मैं अब तक कांच बटोर रहा था। केवल अम्मा पड़ी पड़ी रोती थीं। कहती थीं शोभा गई, अब मंजरी भी चली जाएगी। पिताजी ने कह दिया तो क्या हुआ, बहू तो आ गई है। कहकर बेचारे खुद ही सहम कर रह गए। अम्मा पर ये सबसे बड़ी चोट थी। भाभी हम सबसे भिन्न हैं। जिम खाना, क्लब, पीना पिलाना ही उनका जीवन है। साथ ही भैया भी पीने लग गए हैं। जब तक मैं वहाँ थी एक बार नित्य अम्मा को देखने जाती थी, अब तो वो घर ही बदल गया है। मंजरी का दुख भरा निश्वास रात्रि की गहनता में गूंज उठा। बड़ी रात हो गई, सो जा मंजरी। शोभा ने करवट बदल ली, पर सवेरा होने से कुछ पहले उसकी आंखें लग पाईं। जब वो जगी तो धूप निकल आई थी। मंजरी उसकी बगल में पड़ी बेखबर सो रही थी। अविनाश अखबार पढ़ रहा था। गुड मॉर्निंग मिस जोशी। अविनाश अखबार रखकर बोला, जरा मेरी मेम साहब को भी तो उठा दो, रात भर विरह में तड़पता रहा हूँ। उठ मंजरी, देख तो दिन निकल आया है। लजाकर शोभा उठ बैठी। मंजरी बड़े कष्ट से ऊँ आँ कर कांपती उठी। रात भर तुम्हारी बातों ने जो दक्षिणी संगीत का आनंद दिया, उधर होटल के पूरे मच्छरों ने मेरे शरीर की दुर्दशा की। पतिव्रता स्त्री के कोई भी लक्षण तुम में नहीं है मंजरी, गंभीर स्वर में अविनाश बोला। मंजरी ने हंसकर कहा, अभी बातें पूरी कहाँ हुई, आज दिन भर लगेगा, तब कहीं शायद जाकर पूरी हों। व्यग्र होकर शोभा बोली, नहीं नहीं, आज तो मुझे जाना ही होगा। रानी जी न जाने क्या सोच रही होंगी। हाँ मंजरी, शोभा बेचारी को जाने दो। ऐसे सुंदर सेक्रेटरी का रात भर गायब रहना ठीक नहीं है। अच्छा, आप पहले चाय तो मंगवाइए, फिर हम दोनों इसे वहाँ पहुँचा कर आएंगे, जिससे रानी जी को इसकी बहन के अस्तित्व पर शंका न रहे। ये भी ठीक है, पर मैं तो नहीं जा सकूंगा मंजरी। मुझे आज 9 बजे तुम्हारी भाभी साहिबा का ब्लड प्रेशर जो लेना है। नहीं पहुंचा तो सतीश नाराज होगा। सतीश का नाम सुनते ही शोभा फिर चौंक पड़ी। व्यग्र होकर बोली, मैं अकेली ही चली जाऊंगी मंजरी, रानी जी कभी कुछ भी नहीं कहेंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। रही इनकी बात, इन्हें जाने दो। हाँ, भाभी जी से जरा इतना ही पूछ लेना कि ब्लड प्रेशर लेने के लिए ही क्या नंदोई का स्मरण होता है। भाभी का नाम लेते उसके मुंह पर घृणा का भाव स्पष्ट हो गया। वो हाथ में तौलिया लेकर बाथरूम में चली गई। जब वो नहा धोकर आई तो कुछ क्षण पूर्व के तूफानी बादल उसके उत्फुल्ल मुखमंडल से उड़ गए थे। बैरा ट्रे में गर्म चाय और टोस्ट लगाकर रख गया। चाय पीकर दोनों चलने लगीं तो शोभा हंसकर बोली, अब मंजरी शाम ही को लौटेगी अविनाश भैया, आज वो मेरी अतिथि रहेगी। अविनाश ने हंसकर कहा,
अब जब दिन भर का वियोग सहना ही है तो क्या किया जाए, पर देर मत करना मंजरी। दोनों डांडियों में बैठ गईं और द्रुत वेग से जाते कुली हवा से बातें करने लगे। जब दोनों बंगले में पहुंची तो हाफती हुई शिवकली गेट तक दौड़ी आई। अरे दीदी, कहाँ रह गया था तुम? कल शाम राजा साहब भी आ गया है। घबरा कर शोभा ने पूछा। क्यों रे शिवी, रानी जी नाराज तो नहीं हुई? नाराज? चपटे मुंह पर अंकित भवों को उठाकर आश्चर्य से शिवी ने पूछा। नाराज क्यों होता? तुम अपनी बहनी के घर गया, इसमें नाराजी की क्या बात है? यही तुम्हारी बहनी है ना? माई गॉड, हाउ ब्यूटीफुल! अरे भगवान, इतनी सुंदर! मंजरी को हंसी आ गई। शिवकली फुदकती हुई उन्हें भीतर ले गई। बंगले की सुरुचिपूर्ण सजावट को कला प्रेमी मंजरी बड़े गौर से देख रही थी। शोभा का कमरा छोटा होने पर भी बड़ा सुंदर था। मेज पर अपनी एक पुरानी सी तस्वीर देखकर मंजरी हंसकर बोली, छी छी, तुम्हें क्या इससे अच्छी कोई तस्वीर नहीं मिली? मुँह तो देखो, लगता है गाल में फोड़ा उगाया है। पर शोभा, यू आर रियली लकी। तुम बड़ी भाग्यवती हो। कमरा क्या है, बिल्कुल मारी आंतोइने का बेडरूम है। रानी साहिबा की रुचि वास्तव में परिमार्जित है मंजू। उनका सरल स्नेही स्वभाव उनकी रुचि से भी सुंदर है। यही नहीं, काम के नाम पर भी वो मुझे सीख भी नहीं तोड़ने देती। कभी मैं ज़बरदस्ती कॉफ़ी बनाकर पिला देती हूँ तो कभी कुछ पढ़कर सुनाती हूँ। बस यही मेरा काम है मंजरी। मैं कहती भी हूँ मेरे हाथों में मेहंदी थोड़ी लगी है, पर वो हंसकर टाल जाती हैं। और राजा साहब क्या यहाँ नहीं रहते? मंजरी ने पूछा। नहीं, वे नेपाल में अपनी जागीर देखते हैं। कभी कभी सीजन में चले आते हैं। उनके साथ भी पूरा दल बल रहता है। उनके एडीसी, सेक्रेटरी, नौकर, रसोइया सब अलग हैं। बस दोनों की एक लड़की है, वो यहीं सेंट मेरीज़ के बोर्डिंग में पढ़ती है। हंसती हुई शिवकली ट्रे में कॉफ़ी ले आई। गर्मा गर्म परकोलेटेड कॉफ़ी की एक चुस्की लेकर मंजरी बोली, वाह, बहुत सुंदर बनी है भाई। थैंक यू मैडम। हंसकर शिवकली बोली, सरकार भी कहता है तुम्हारा सा कॉफ़ी शाला बटलर भी नहीं बनाता। चीची शिवी, तूने फिर वही कहा? स्नेह से झिड़क कर शोभा बोली। वो दिन रात शिवकली को बुरी भाषा के लिए और सिगरेट व मदिरा पान के लिए टोका करती थी। लगता है शिवी, तू आज सवेरे से ही चरणामृत चढ़ा आई है। हाँ दीदी, हंसकर दोहरी होती ठिगनी शिवी बोली। क्या मज़े की बात कुंछा दीदी, चरणामृत, सच चरणामृत ही पीकर आया हूँ। सवेरे भुंसारे हिसकी लेकर सरकार के कमरे में गया, पूरा बोतल बिना सोडा के पी गया, एकदम नीट। फिर थोड़ा अपना गिलास में देकर बोला, पी जा छोकरी। राजा का चरणामृत कैसे छोड़ेगा? हम सब पी गया, पेट सब गर्म है। एक अद्भुत अनुभूति से सीप के बटन सी आंखें मूंद कर शिवी बोली, आहा, कैसा गरम गरम हो गया। शोभा एक लंबी सांस खींचकर बोली, यही चरणामृत तुझे एक दिन ले बैठेगा लड़की। आंखें मूंदे शिवकली नशे में बुत सी हो गई। लार उसके लिपस्टिक पुत्ते मोटे मोटे होंठों से होकर नीचे टपकने लगी। लपक कर शोभा ने उसे उठाकर अपने बिस्तरे पर लिटा दिया। वो लेटते ही शराबी जैसे खर्राटे लेने लगी। देखा मंजरी, शोभा बोली, यही सब देखकर मेरा मन कभी कभी यहाँ से भाग उठने को करता है। राजा साहब को अभी तक देखा नहीं है, पर जो एक दासी को इतनी शराब पिलाकर मतवाला बना सकते हैं, उन पर श्रद्धा नहीं रही। जी करता है आज ही रानी साहिबा से विदा लेकर तेरे साथ चल दूँ। मंजरी उछलकर बोली, सच शोभा, तू मेरे साथ चल। अविनाश अभी पूना में ही रहेंगे। बदली की कोई संभावना नहीं है। हमारा छोटा सा बंगला है, हम तीनों साथ ही बड़े आराम से रह सकते हैं। तुझे कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। ऐसे मतवाले वातावरण में तेरा रहना किसी तरह ठीक नहीं हो सकता। ऐसा भी क्या कहना जिससे गर्दन टूटे, इससे तो रूखी सूखी ही भली। उदास स्वर में शोभा बोली, एक ही सहारा है, वो है रानी जी। वो तो देवी हैं मंजरी, उनके स्नेह की डोर तोड़ने का साहस नहीं होता। जिस ममत्व से उन्होंने मुझे अपनाया, शरण दी है, उसी से संबंध कैसे तोड़ूं? क्या रानी जी नहीं पीती? पीना तो इनके यहाँ सुहागिनों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना तुम्हारा ये काला मंगलसूत्र। प्रत्येक सहभोज पर उनके लिए थोड़ी बहुत मात्रा में पीना अनिवार्य है। पर रानी जी कभी नियम का उल्लंघन नहीं करती। वो नपी तुली मात्रा में लेती हैं, मैं ही तो उन्हें देती हूँ। एक और गुण है जिनमें उन्हें मेरी दृष्टि में देवी तुल्य बना दिया है, वो है उनकी अटल पति भक्ति। अंध बधिर क्रोधी अति दीना रूप में ही वो पति को पूजती हैं। राजा साहब की कुछ कीर्ति शिवी से सुनी है, उससे तो उस नर पशु की ओर रानी साहिबा को देखना भी नहीं चाहिए। सच? मंजरी आंखें फाड़कर सुन रही थी। कई बार मैंने उन्हें एकांत पर रोते देखा है, पर मुझे देखते ही आंसू पोंछकर हंसकर पूछती हैं, ठीक हो बा, रात को नींद आया?
मेरी नींद के लिए चिंतातुर वो स्नेहमयी देवी रात भर करवटें बदलती रही होगी। ये मैं उन भीगी आंखों को देखकर ही समझती हूँ, पर न जाने किस मौन अभिशाप से अभिशप्त वो नारी अपना दुख शिव के विष की भांति स्वयं ही पी लेती है। मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो उनकी क्या दशा होगी मंजरी? शिवकली अचानक आंखें मलकर उठ बैठी। हड़बड़ाकर उसने शोभा के पैरों की धूली 3 बार अपने माथे पर लगा ली। अरे रे, ये क्या करती है पगली? शोभा ने कहा। दीदी, घोर नरक में जाएगा शाला शिवी। आपका बिस्तर में सो गया, शाला हरामी बदजात। जीभ काट कर उसने बार बार अपने कान पकड़े और कॉफ़ी के प्याले ट्रे में रखकर बाहर चली गई। मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ने में न जाने कैसा भय हो रहा है शोभा। इस आदर और स्नेह के बीच मानो कहीं विपत्ति का भयंकर बादल घुमड़ रहा है। अच्छा, हटाओ भी मंजरी इन बातों को। ये तो बताओ, मौसी का इलाज क्या अभी डॉक्टर शर्मा ही कर रहे हैं? नहीं शोभा, एक लंबी सांस खींचकर मंजरी बोली। बीच में एक बार तिवारी जी ने कहा था कि उन्हें किसी विदेशी विशेषज्ञ को दिखाने जर्मनी ले चलेंगे, पर अब किसे पड़ी अम्मा की? बस एक पिताजी ही बड़ी लगन से दिन रात उनकी सेवा करते हैं। जब तक मैं थी नित्य अम्मा को देख आती थी, उनके बाल बना आती थी। एक बार इनकी तबीयत भी खराब हो गई और मैं 3-4 दिन तक नहीं पहुंच पाई। जब चौथे दिन गई तो देखा पिताजी अम्मा की रूखी लटों को अनाड़ी हाथों से सुलझा रहे हैं। मुझे देखते ही बोले, जब से तू गई है इनकी बालों में जटें पड़ गई हैं, ले सुलझा तो दे बेटी। मैं अपनी आंखों से आंसू रोक ही नहीं सकी। दीवार की ओर मुंह फेर कर मैंने आंखें पोंछ ली और कहा, अम्मा, उन्हें बुखार आ गया था, इसी से नहीं आ सकी। कैसा है जी आज? उदास डबडबाई आंखों से मेरी ओर देखकर अम्मा ने रजाई खींच ली। मेहरी बताशों ने मुझे बाद में बताया कि भैया भाभी तिवारी जी के साथ डेकोटा में कश्मीर घूमने गए हैं। कहने लगी, पिटिया, तुम्हारे भैया ने तो अम्मा जी की ओर से आंखें ही बंद कर ली हैं। ऐसा भी क्या बहू का दुलार कि प्राण रहते अम्मा जी को पिंड दे दिया। ब्याह किसका नहीं होता, पर जिस महतारी ने गर्भ में रखा उसी की हालत करता है कोई। सच कहती हूँ, अम्मा की हालत देखी नहीं जाती शोभा। मैंने कई बार कहा भी, अम्मा अब हमारी बदली हो गई है, चलो हमारे साथ, पर मानती ही नहीं। शोभा, यदि तुम उस दिन इतनी कायर नहीं बनी होती तो ये सब नहीं होता। पागल हो मंजरी, शोभा शांत स्वर में बोली। मौसी आज जीवित तो हैं। यदि मैं उस समय तुम्हारा कहना मानती तो वे क्या इस भयंकर आघात को सहन कर सकती? क्षणिक आवेश में की गई उस क्षत की पूर्ति क्या मैं कभी कर सकती थी? तुम्हारी वो विशाल हवेली बिक जाती, भारत के एक भावी राजदूत तुम्हारे परिवार के चिर शत्रु बन जाते, फिर मौसी को जो मैं वचन दे चुकी थी उस विश्वासघात का गुरुतर बोझा मैं कैसे वहन कर सकती? मंजरी, तुम्हारे भाई को सदा सुख और वैभव में रहने का अभ्यास है। मुझसे विवाह कर उन्हें चिर दारिद्र्य, लांछना और अपमान वर्ण करने पड़ते। अच्छी नौकरी यदि उन्हें ना मिलती तो? और आज मुझे ना पाकर भी वे क्या अधिक सुखी नहीं हैं? तुम स्वयं ही कह रही हो मंजी कि अपने असीम वैभव, ऐश्वर्य और सुख में वे अपनी माँ को भूल बैठे हैं। यदि अपने मोह के दुर्बल क्षणों पर मैं विजय न पाती तो परिस्थितियाँ मुझे आज तुम्हारी दृष्टि से भी गिरा देती। सदा की मितभाषणी शोभा अचानक मुखर हो उठी थी। उत्तेजना से उसकी आंखें डबडबा रही थीं। उस त्यागमयी सरल बालिका के पवित्र मंजुल मुखड़े पर एक अनोखी आभा झलक रही थी। कितना सत्य था उसका कहना। अपने भाई के दुर्बल हृदय पर स्वयं मंजरी को भी तो विश्वास नहीं था। दीदी, शिवकली का कंठ स्वर सुनकर दोनों चौंक पड़ी। सरकार आपको चाय पर बुलाता है, आपकी बहन को भी। दोनों जब चाय की मेज पर पहुंची तो रानी जी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा साहब भी वहीं बैठे थे। शोभा और मंजरी ने अभिवादन किया। मंद मुस्कान से रानी जी बोली, बैठो बैठो बा। बहुत अच्छा किया अपनी बहनी को ले आया। हमको रात भर फिक्र के मारे नींद नहीं आया, जब तुम्हारा फ़ोन आया तब शांति हुई। शोभा सिर झुकाकर चाय पीने लगी, पर मंजरी राजा और रानी साहिबा का निरीक्षण कर रही थी। बीच बीच में चाय की चुस्कियां लेती हुई रानी साहिबा की बातों का निसंकोच उत्तर भी देती जा रही थी। तो ठीक ही कह रही थी शोभा। स्वभाव और रूप के साथ साथ रानी जी की वाणी भी मीठी थी। स्थूल शरीर होने पर भी उनका गौर वर्ण स्फटिक के समान था। उनके अंग अंग पर हीरे झलमला रहे थे। उनकी मधुर मुस्कान भी उनके शरीर का ही एक अंग सी थी। अपनी मुक्ता सी स्वच्छ दंतावली दिखाती वे सोने चांदी की तश्तरियों में सजे मेवे और मिष्ठान बड़े प्रेम से शोभा और मंजरी की ओर बढ़ा रही थीं। राजा साहब सुदर्शन लंबे चौड़े व्यक्ति थे। उनका रंग रानी साहिबा के समान गोरा न होने पर भी स्वास्थ्य की लालिमा से पूर्ण था।
सारे शरीर का रक्त जैसे गालों पर ही आ गया था। लाल गालों को फुला फुला कर वे भूखे शेर की भांति खाद्य आदि निगले जा रहे थे। लाली चाय बनाओ, वे गुरु गंभीर स्वर में ऐसे गरजे जैसे किसी ने लट्ठे का थान फाड़ा हो। लाली रानी जी का नाम था। उन्होंने चांदी के प्याले में चाय डालकर उनके सम्मुख रख दी। एक ही सांस में बिना दूध की चाय गटक कर राजा साहब ने पहली बार शोभा और मंजरी की ओर देखा। जैसे खाने के बीच उन्हें इधर उधर देखना भी अच्छा न लगता था। उनकी व्याघ्र जैसी क्रूर दृष्टि मंजरी की दबी पर निर्भीक आंखों से टकराकर शोभा पर निबद्ध हुई। लज्जावती शोभा ने और भी सिर झुका लिया। वो भय से पसीने पसीने होने लगी। रानी साहबा विनय के स्वर में बोली, सरकार, आज क्लब में जाना होगा आपका। सर्प किसी फूतकार में उत्तर देकर वे उचक कर पकौड़ी की प्लेट गोद में लेकर कचर कचर शब्द के साथ खाने लगे। उनके स्वभाव का प्रत्येक गुण उनकी गतिविधि से ज्ञात हो रहा था। प्रथम दृष्टि में वो व्यक्ति जितना ही सुदर्शन लगा था, धीरे धीरे मंजरी को अत्यंत करदय लगने लगा। लाली, वो फिर गरजे। जी सरकार। रानी साहिबा का चाय में चीनी मिलाता हाथ कांप कर रह गया। आज रात को करमचंद को भी डिनर पर बुलाना होगा। 2 स्कॉच विस्की और सोडा क्लब से मंगवा लेना। करमचंद का नाम सुनकर शोभा के हाथ का प्याला कांप गया। हुक्म हुजूर, कहकर रानी जी ने सिर झुका लिया। खोक खोक ख्वाक ख्वाक करके घिनौनी मुद्रा से राजा साहब ने कफ खकार कर वहीं पर धरी चांदी की चिलमची में थूक दिया और बड़े जोर से कुर्सी ढकेल कर बाहर चले गए। शिवी ने कुर्सी फिर यथास्थान रख दी और थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर कमरे की निस्तब्धता को भंग कर मृदु स्वर में रानी साहिबा ही बोली, आज भी बहिनी के संग रहना चाहती हो मिस जोशी? जी हाँ, कृतज्ञ स्वर में शोभा ने कहा। करमचंद के आने का समाचार सुनकर वो भय से अधमरी हो रही थी। यदि आप इसे 3-4 दिन की छुट्टी दे देती तो मैं आपकी बड़ी आभारी रहती रानी साहिबा। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, न जाने कब मिलना हो। रानी जी कुछ सोच में डूब सी गईं। हमको तो कोई आपत्ति नहीं थी, पर राजा साहब कहेगा बिना सेक्रेटरी के क्लब कैसे जाएगा? कोई बात नहीं, तुम जाओ मिस जोशी, शिवी हमारे पास रहेगा। मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूँ? मंजरी की आंखें कृतज्ञता से पसीज सी उठीं। दोनों बहनों के मुंह पर संतोष की लहर देखकर रानी साहिबा भी प्रसन्न हो गईं। नहीं बा, कोई बात नहीं, तुम अपनी बहन को ज़रूर ले जाओ। माली से कहना तुम्हारा बिस्तर और सूटकेस ले जाएगा। जी, कहकर शोभा उठ खड़ी हुई। मंजरी ने कमरे में पहुंचते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और शोभा के दोनों हाथ पकड़कर बोली, मार्बल, तू सब सामान रख ले, मैं तुझे अब इस शेर के पिंजरे में नहीं आने दूंगी। रानी जी देवी हैं, मैं मानने को तैयार हूँ, पर उस भूखे भेड़िए के पास तुझे रखकर मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तू यदि उसकी ओर आंखें उठाती तो देखती, वो अवसर पाते ही तुझे निकल जाने को तत्पर था। करुण उदास स्मित सहित शोभा बोली, मेरे भाग्य में सुख नहीं है मंजी, जहाँ जाए रूखा वहीं पड़े सूखा। सोचा था रानी जी की स्नेहमयी छत्र छाया में मुझे अभय मिल गया है, किंतु देख रही हूँ यहाँ से भी भागना पड़ेगा। मंजरी ने जल्दी जल्दी उसके कपड़े बटोर कर सूटकेस में रख लिए। रानी जी पूजा में बैठी थीं। उन्हें चौखट से ही प्रणाम कर वे दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकल आईं। जब वे दोनों मेट्रोपोल पहुंची तो अविनाश उनकी प्रतीक्षा में बाहर ही खड़ा था। उसे देखते ही शोभा का उत्साह एकाएक फीका पड़ गया। वो मंजरी की नई बनी गृहस्थी में बिना अविनाश की अनुमति के आ गई है। ये क्या उसने ठीक किया? रानी जी के यहाँ वो किस साहस से जाए? करमचंद और राजा साहब नहला दहला की वो क्रूर जोड़ी स्मरण करते ही उसका कलेजा ठंडा पड़ गया। उसका सूखा सा मुँह देखकर मंजरी बोली, क्या हो गया मार्बल, तू तो चुप पड़ गई? चल चाय मंगवाएं। सुनिए जी, जरा गर्म चाय तो मंगवाइए। जी सरकार, कहकर अविनाश ने घंटी बजाई। बेरा आते ही बोला, हुजूर आपका फ़ोन आया है। मेरा? अविनाश अचकचा कर उठ खड़ा हुआ। जी नहीं, इन बीबी जी का, कहकर उसने शोभा की ओर संकेत किया। हेलो, शोभा ने कहा। कौन? दीदी हैं? मैं हूँ शिवी, लीजिए, सरकार को आपसे बात करना है। जी, नम्र स्वर में शोभा बोली। मिस जोशी, आई एम सो वेरी सॉरी, पर अब मैं तुमको छुट्टी नहीं दे सकता। राजा साहब को अभी नेपाल जाना पड़ेगा, अभी अभी तार आया। पार्टी भी कैंसिल करना पड़ा। वहाँ चीनी की मिल में जोर का स्ट्राइक हो गया। शाम को ही राजा साहब बाई एयर जाएगा। तुमको कल आना ही होगा मिस जोशी। मेरा तबीयत फिर ख़राब हो गया। वही हार्ट की शिकायत। उनका स्वर हाँफ रहा था। जी हाँ, जी हाँ। राजा साहब के जाने का समाचार सुनकर शोभा का मन मयूर नाच उठा। मैं कल अवश्य आ जाऊंगी, आप कैरोमीन अवश्य ले लें। थैंक्स मिस जोशी। मंजरी भी खड़ी खड़ी सुन रही थी।
रानी जी का फ़ोन आया है मंजरी, राजा साहब जा रहे हैं, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ। उसने शांति की सांस ली। मंजरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर पूछा, तो क्या फिर वहीं जाने का साहस कर रही हो? यदि राजा साहब लौट आए तो? शोभा हंसकर बोली, तो मेरे लिए द्वार तो खुले रहेंगे ना? पर वे एक बार नेपाल जाने पर सहज में नहीं लौटते। हो सकता है उनके चरित्र के विषय में हमारी धारणा गलत हो। चलो, थोड़ी देर को तो संकट टला, तब तक मैं अन्यत्र भी चेष्टा में रहूंगी, और नहीं तो फिर पुनः जहाज पे आवे। मंजरी की आंखें भर आईं। वो बोली, अब जहाज का पंछी कभी नहीं आएगा शोभा। कभी आशा थी, पर वो तो अपनी ही इच्छा से बहुत दूर उड़ गया। शोभा मंजरी के पास बैठ गई और स्नेह से उसे गले में हाथ डालकर बोली, मंजी, तू तो देख ही आई है, प्रत्येक वस्तु के लिए रानी जी मुझी पर निर्भर रहती हैं। उनके ममत्व की डोर कैसे काट दूँ? हमारी डोर तोड़ने में तो ऐसी चिंता नहीं हुई तुम्हें शोभा? उपालंब के स्वर में मंजरी बोली। चोर की भांति दबे पैरों में ठुकरा कर चली आई थी मार्बल, तब नहीं सोचा था? चोर का नाम सुनकर शोभा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो जो सतीश के पर्स से रुपए निकाल लाई थी, कहीं उसने कह तो नहीं दिया? नहीं नहीं, सतीश इतना ऊँचा नहीं है। बुरा मान गई? मंजरी ने उसे अपने पास खींच लिया। ओफो, इस लाड़ के बीच बेचारे पति की क्या हस्ती। मैं तो कहने आया था कि चाय बेचारी ठंडी पड़ी है। दोनों हंसकर हाथ पकड़ कर उठ गईं। इस बीच दोनों के मन का मैल धुल चुका था। चल, आज बोटिंग को चलें शोभा, सारा दिन मनहूस बीता है। आप कहीं और मत चल दीजिएगा, आपके मरीजों का तो अंत ही नहीं है, कौन जाने एक आध आ टपके। बोटिंग? अविनाश ने कहा, मुझे तो कुछ आपत्ति नहीं है, पर देख रही हो बाहर बादल हैं। आप दोनों चलिए, मैंने आज सतीश से कहा है कि बोट हाउस क्लब में मिलूंगा। सतीश का नाम सुनते ही शोभा का दुर्बल हृदय फिर भयाक्रांत हो उठा। ये क्या, भाग्य चक्र उसे कहाँ लिए जा रहा है? चल शोभा, कपड़े बदल डाल, देर हो रही है, मंजरी ने उसे झकझोरा। शोभा अनमयस्क सी उठी। उसका सूटकेस खोलकर मंजरी उसकी साड़ियाँ निकालने लगी। ये पहन शोभा, कितनी सुंदर है, गोल्डन येलो कांजीवरम। ये नायलॉन जॉर्जेट तो मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। दक्षिणी सिल्क की कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्या फॉल आता है सिल्क का। शोभा साड़ी बदलने चली गई। मंजरी बाल बनाने लगी। अविनाश सिगरेट की राख झाड़ रहा था। शोभा साड़ी बदल कर आ गई। अविनाश को कमरे में देखकर संकुचित हो उठी। वाह, प्रशंसा के स्वर में अविनाश बोला, हमारी मार्बल तो रानी साहिबा के साथ रहकर वास्तव में रॉयल हो गई है। अब तो मुझे भी कपड़े बदलने पड़ेंगे, नहीं तो सचमुच तुम्हारा कुली लगूंगा मार्बल। लजाकर शोभा ने दृष्टि झुका ली। तीनों जब फ्लैट पर पहुंचे तो सीजन की रंग बिरंगी रामधनु सी भीड़ नैनीताल के वक्ष पर छिटकी थी। कटे बाल, अश्वपुच्छ, ऊंचे नीचे जूड़े, केश विन्यास के नाना रूप भी दिख रहे थे। नए नए डिज़ाइन के शॉर्ट लॉन्ग कोट, सफ़ेद टोपियाँ, काली अचकनें, सभी का मजमा देखने योग्य था। भीड़ ऐसी कि कंधे से कंधा छिल रहा था। बोट हाउस में फिल्मी धुन बजाता बैंड मास्टर स्वयं भी झूम रहा था। उसके इर्द गिर्द खड़ी भीड़ के बीच 2-3 चना जोर गरम वाले भी घूम रहे थे। कहीं गुब्बारे वाले हाँक लगा रहे थे, तो कहीं से स्केटिंग की घर घर के बीच गर्मा गर्म छोले, चटपटे, मसालेदार आदि का स्वर आ रहा था। ग्रैंड होटल और मेट्रोपोल जैसे खर्चीले होटलों में टिके रईस भी चाट के पत्ते चाट रहे थे। बोट होगा मीम साहब, बोट होगा साहब, एकदम फर्स्ट क्लास डबल बोट, सब मिनिस्टर मेरा बोट में बैठता हुजूर। चपटे मुंह और चपटे दराबी से बालों वाला लड़का अपने पीले मैले दांतों की बत्तीसी फैलाकर अविनाश का मार्ग रोककर खड़ा हो गया। आइए हुजूर, सिर्फ 6 आना। फिर वो लड़का भीख मांगते से स्वर में बोला। इतने ही में एक मोटा ठिंगना बदसूरत लुंगी पहने नाव वाला उस लड़के को पीछे ढकेल कर बोला, अरे हटबे छोकरे, पहले नाक पहुँचा तब हुजूर को नाव में बिठाना। आइए हुजूर, मेरी बोट में बैठिए, 22 साल से बोट चला रहा हूँ, ताल की मछलियाँ भी मुझे पहचानती हैं। इस कदर बदनाम हूँ हुजूर कि किसी से कहिए बोटिंग तो कहेगा रहमान बोट वाला लीजिए। आइए हुजूर, बैठिए। शोभा, अविनाश और मंजरी को अपनी बातों की डोर से खींचता सा वो अपनी नाव पर ले आया। उनके बैठते ही नाव पानी में खोल दी। हिलती डुलती नाव सतर होकर फूल सी तैरने लगी। ताल का नीलम सा शुभ्र जल चीरती नाव चली जा रही थी। आसपास और भी कई डोंगियाँ चली जा रही थीं। वो देखिए हुजूर, रहमान बता रहा था, वो डोरोथी पीक है, वो रहा शेर का डांडा, लड़िया कांटा, वो बिरला कॉलेज है हुजूर। ये रहा बोट हाउस क्लब, बड़े बड़े हाकिम और लाट साहब यहीं पर रोज़ आते हैं।
शोभा ने ऊपर देखा, साथ ही मंजरी और अविनाश की भी आंखें उठी। जिस वातायन से शोभा ने उस दिन क्षण भर के लिए सतीश और सविता को देखा था, उसी पर आज सतीश खड़ा स्पष्ट दिख रहा था। शोभा ने आंखें फेर लीं, मंजरी ने रुमाल हिलाया, नाव चल दी। अविनाश ने कनखियों से शोभा की ओर देखा। उस अनुपम लावण्य की ओर क्या सतीश आंखें बंद कर सकेगा? तल्ली तार का फेरा लगाकर रहमान ने बोट मोड़ दी। बोट हाउस की खिड़की पर अब सतीश नहीं था। वे तीनों नाव से उतर गए। स्केटिंग हॉल के पास ही सविता और सतीश खड़े थे। हेलो मार्बल, तुम यहाँ कैसे आ गई? सतीश ने बड़े स्वाभाविक स्वर में पूछा। भैया, शोभा तो यहीं है, नेपाल की रानी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी है, मंजरी ने कहा। गुड, कब से हो यहाँ? 4 महीने पूरे हो गए हैं। धीमे स्वर में उत्तर देकर शोभा मंजरी के पीछे हो गई। कुछ ही महीनों में सतीश में पर्याप्त परिवर्तन हो गया था। उसका व्यक्तित्व और भी निखर आया था। हाथ के पाइप की राख झाड़कर सविता से बोला, तुम्हें मंजरी से कुछ कहना था ना? सविता मंजरी के पास आकर बोली, कल हमारे सम्मान में राजभवन में एक सहभोज है, आओगी मंजरी? अविनाश को भी लाना, पिताजी कई बार तुम्हें पूछ चुके हैं। शोभा मंजरी के पास ही सिर झुकाए खड़ी थी। अपमान और अवहेलना से उसका मुंह काला पड़ गया। मंजरी और अविनाश दोनों के मुंह बन गए। शोभा वहीं पर खड़ी थी। सभ्यतावश उसे भी निमंत्रण दिया होता। मंजरी रूखे स्वर में बोली, मैं तो नहीं आ सकूंगी भाभी। शोभा को बड़ी कठिनता से एक दिन की छुट्टी मिली है, फिर वो परसों चली जाएगी, न जाने फिर कब मिलेगी। मेरी ओर से पिताजी से क्षमा मांग देना। सतीश हंसकर बोला, अरे वाह, इसमें भी भला कोई तुक है, शोभा को भी ले आना। शोभा के माथे पर पसीना झलक आया। उसे लगा जैसे सतीश उसके लिए भीख सी मांग कर दे रहा है। नहीं नहीं, वो लज्जित स्वर में बोली, मुझे तो कल सुबह ही जाना है मंजी, तुम चली जाना सहभोज में। प्रारब्ध के झोंकों से डगमगाती शोभा के जीवन की नाव किस किनारे जाकर लगी, जानने के लिए सुनिए उपन्यास का अंतिम भाग 6।